Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Ram hi Ram. Ram hi Ram. Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. सुबह की राधे राधे और शुरू करते हैं। जहां तक कल हमने किया था वो तकरीबन हो गए थे 56 तक। हम 57 हो गए, हमारे 57 हो गए। आगे बढ़ते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58। नेक पेन अच्छा खासा है, जबरदस्त है। जबरदस्त है। आ जाओ। मोनोइड क्या होता है? मोनोइड इनमें से है। मोनोइड इनमें से कौन है? मोनोइड इनमें से कौन है? मोनोइड वो होता है जिसमें संवर्क होता है, साहचर्य होता है, तत्समक होता है। हाँ, बस 3 चीजें होती है: संवर्क, साहचर्यता और तत्समक। बस इतना ही। प्रतिलोम होने के बाद तो फिर वो ग्रुप में चला जाता है। बिल्कुल। जय मां सरस्वती। अगला क्वेश्चन 59। डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ये सेट ऑफ होल नंबर है। सेट ऑफ होल नंबर है। प्लस के लिए आपको बताना है इनमें से ये कौन सा है। सामी है, मोनोइड है, समूह है या अबेली समूह है? होल नंबर्स। होल नंबर, इसमें 0 भी शामिल होता है। 0, 1, 2, 3। तो वो क्या है? संवर्त जवाब है, बिल्कुल है। साचर्य भी है और मोनोइड हो गया। फिर तत्समक भी हो गया। तत्समक भी हो गया। सुनीता, तत्समक है इसके पास। नेचुरल नंबर होता तो 0 नहीं होता, लेकिन ये होल नंबर है और होल नंबर के पास 0 होता है और जोड़ का तत्समक 0 होता है। इसके पास, बेचारे के पास जो नहीं है वो सिर्फ प्रतिलोम नहीं है, इसके पास केवल प्रतिलोम नहीं है, केवल प्रतिलोम की कमी है इसके पास, बाकी सब है इसके पास। तो जवाब है मोनोइड। बाकी लोग ध्यान दें, मोनोइड ये, क्योंकि इसके पास ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। होल नंबर के पास 0 आ जाता है। 0 आते ही इसका मतलब तत्समक आ गया। तत्समक आ गया, हाँ। बस इनवर्स नहीं है इसके पास। बस इसके पास इनवर्स नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा जब ग्रुप थ्योरी आप करें ना, और ग्रुप थ्योरी के सवालों को जब पेपर में भी अटेम्प्ट करें, तो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाइएगा। ग्रुप थ्योरी करते टाइम आप बहुत अटेंटिव होने चाहिए, कि ग्रुप थ्योरी में एक मामूली सी भी अगर आपने चीज मिस कर दी, इतने में सवाल गलत हो जाएगा। एक मामूली सी चीज भी मिस कर दी, बाहर आके बहुत धोखा होगा, ये बात पक्का है। एक छोटी सी भी चीज मिस कर दी तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। तो जब भी आप ग्रुप थ्योरी को पढ़ें या पेपर में जब अटेम्प्ट करें, तो ज़्यादा गंभीर हो जाएं उस समय, ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं।
किस परिभाषा के लिए निकाय एक समूह बनाता है? कौन सी संक्रिया है जिसके लिए एक, कौन सी संक्रिया के लिए ये एक समूह बनाता है? जवाब है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सरस्वती। शाबाश, आंसर है डी, जोड़ के लिए। सी गलत क्यों है? अब एक एक पे बात कर लेते हैं। सी गलत क्यों है? सी गलत क्यों है? क्योंकि बाकी सब तो मिल जाएगा, परंतु प्रतिलोम नहीं मिलेगा, क्योंकि गुणा है और प्रतिलोम नहीं होगा इस केस में। इस केस में प्रतिलोम नहीं होगा, सी केस में प्रतिलोम नहीं होगा। अच्छा, ए और बी केस में बताओ क्या दिक्कत आएगी? ए और बी केस में क्या दिक्कत आएगी? केस ए में संवर्त होगा नहीं होगा? संवर्त है या नहीं है? जवाब है बिल्कुल है। साचर्य है या नहीं है? बोला हाँ है। तत्समक, तत्समक, साचर्य है या नहीं है? ए साचर्य है या नहीं है? पहले वाली ए ऑप्शन वाली जो संक्रिया है वो साचर्य है या नहीं है? जवाब है हाँ है। जवाब है। क्या दिक्कत आएगी ए के अंदर? ए के अंदर क्या दिक्कत आएगी? तत्समक नहीं आएगा। इसमें तत्समक नहीं है, और सेम यही बात, यही दिक्कत यहां आएगी। इसमें भी यही दिक्कत आएगी। इसमें भी तत्समक नहीं होगा, संवर्त होगा, साचर्य होगा, पर तत्समक नहीं होगा। इसलिए अगला, इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन सा है? इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन सा है? इस संक्रिया का, अब ये जितने भी सवाल मैं आप लोगों से करा रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन 200 का टारगेट मेरा है। 200 सवाल हो जाएंगे, फिर लगभग 100 के आसपास के टेस्ट हो जाएंगे, तो तकरीबन 300 सवाल आपके ऐसे हो जाएंगे। फिर आप प्रैक्टिस शीट निकालेंगे तो 200 250 वहाँ पे भी है, 550 हो जाएंगे। और फिर और चीज़ें अगर आप देखें थोड़ा बहुत और उसमें जो पढ़ाया हुआ है वीडियो में, वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के पीछे माथापच्ची नहीं करनी है, बस आपको इन्हीं सवालों को बार 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 दोहराना है। इन्हीं सवालों को, नए सवालों पे मत जाइएगा, क्योंकि सारे सवाल, हर टाइप के सवाल जो है वो कवर हो जाएंगे। सभी प्रकार के, चाहे छोटे से छोटा हो और चाहे बड़े से बड़ा हो, सभी प्रकार के सवाल इनमें कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जहां भी सवाल हैं वहां से, सब जगह से मैं सवाल ले आऊंगा, सारे इधर उधर से जहां भी है सब आपके लिए ले आऊंगा। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं इधर उधर घूमने की। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि जो पढ़ाया है उनको दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो, कई बार पढ़ो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बस। बजाय आप लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो पढ़ाया होता है उसको तो छोड़ दिया, अब जो नहीं पढ़ाया हुआ उसके पीछे भाग रहे हो और कुछ चीजें ढूंढ रहे हो और किसी की शीट्स निकाल रहे हो। वो टाइम वेस्टिंग है। आप 1000 सवाल निकाल लो, कोई काम के नहीं है। 100 सवालों को 2 बार या 3 बार निकालना बहुत बेहतर है, बजाय 300 सवालों को एक बार निकालना। तो ज्यादा रिपीट करने से फायदा होता है, ना कि हम दोहराने से फायदा होता है ना। आप गाड़ी चलाने सीखते हैं तो उसी रोड पे पहले दिन चलाते हैं, उसी रोड पे दूसरे दिन चलाते हैं, उसी रोड पे तीसरे दिन चलाते हैं, और सेम रोड पे बार बार चला रहे हैं, लेकिन आप बेहतर हो रहे हैं। तो हमारे बेहतर होने का तरीका यही होता है, रिपीटेशन। हम रिपीटेशन से बेहतर होते हैं, है ना? तो पुनरावृत्ति करनी है आपको। तत्सम क्या होगा इसका?
ये तत्सम की परिभाषा ई बराबर आ गया -1। हाँ वही बता, ज्यादा के पीछे मत भागिएगा, ज्यादा के पीछे मत भागिएगा। जैसे नॉर्मली क्या करता है बच्चा, जब बीएससी में होता है तो वो क्या करता है, खूब सारा पढ़ता है, खूब सारा पढ़ लेता है, पेपर में जब जाता है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है। लेकिन बीएससी में तो चलो काम चल जाता है, क्योंकि वो बना के, जुगाड़ करके, बढ़ा चढ़ा के पेश करके एक लाइन को 10 लाइन बना देता है। बीएससी में तो चलो वो काम चल जाता है, लेकिन क्या कंपटीशन में वो काम कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कंपटीशन में वही आदत फिर बीएससी वाली रह जाती है कि खूब सारा पढ़ जाओ, पेपर आएगा तब देख लेंगे। और पेपर में यहाँ पे उल्टा होता है, कंपटीशन में उल्टा काम करता है ये चीज। इसे करो, याद करो कौन सा फॉर्मूला है। ए का ऑर्डर 35 है, ए की पावर 15 का ऑर्डर पूछे है, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि किसी भी अवयव ए की पावर पी का ऑर्डर बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए बटा मैस है, मतलब महत्तम समावर्त्य, या एचसीएफ या जीसीडी, किसका? पी का और ऑर्डर ऑफ ए का। इन दोनों का मैस से निकाल लो और ए के ऑर्डर में भाग दे दो। तो ए का ऑर्डर आपका हो गया 35, 35 ही है, ठीक है। और 15 और 35 का मैस से निकाल लें, मैस है 15,35, 15 और 35 का मैस है, मैस है मतलब वो नंबर बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काटता हो। तो जवाब है 5, तो वो हो गया 5। तो 35/5 ये आ गया 7, ये आंसर आ गया। समझ में आया? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। ये सवाल बहुत अच्छा सा पूछा है। देखो चीजें वही रहती है, चीजें वही रहती है, सवालों को घुमा घुमा के पेपर पूछता है। अब गौर करो, ये दिखने में, सुनने में अजीब सा लग रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन बिल्कुल अजीब नहीं है, बिल्कुल अजीब नहीं है। घुमा के पूछा गया, सिर्फ घुमा के पूछा गया। इसीलिए कहते हैं कि एक सवालों को जब बार बार निकालते हैं ना, तो सवाल के जो घुमाव है वो समझ में आने लग जाते हैं कि सवाल को अगर ऐसे पूछ ले तो क्या होगा, ऐसे पूछ ले। और पेपर सवाल आता कहाँ से बेचारा, ये तो सोचो। पेपर के पास नए सवाल आते कहाँ से? बस वही सवाल होते हैं, उन्हीं को वो इधर से कान पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ लेता है। अब आपने इधर वाला कान पकड़ा हुआ तो एक बार पढ़ते हो तो सिर्फ एक कान ही पकड़ में आता है, इधर वाला पकड़ में आता नहीं है। पेपर अगली बार इधर वाला पूछ लेता है, इधर वाला आपके कहीं होता नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं होता। तो वो यही करना होता है, आपको सवालों को देखना होता है कि इसको कैसे घुमा घुमा के पूछ लेगा। उसका जो मर्म होता है ना, जो सार होता है, उस पर पहुंचना होता है। एक बार आप सार पे पहुंच गए क्वेश्चनों के, फिर आपको कोई किताब परेशान नहीं कर सकती। दुनिया में हजारों किताबें छप सकती है, लेकिन कंसेप्ट हजार थोड़ी हो सकते हैं, वो तो लिमिटेड ही होंगे। तो सार पे पहुंचो ताकि इन सवालों से मुक्ति मिल जाए। वरना तो मैं कहूँ जब 5,000 निकाल लो आप, तो भी गारंटी नहीं है कि 5,000 एक वहां आपको आएगा, नहीं आएगा। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो। इसमें पूछा है कि एक गुणात्मक समूह इकाई के nवें मूलों का गुणन समूह है। ये चक्रीय हो गया, क्योंकि इकाई के मूल जो बनाते हैं वो हमेशा चक्रीय समूह बनाते हैं। तो ये हो गया चक्रीय समूह। और कितनी कोटि का हो गया? 9 कोटि का हो गया। कोटि 9 हो गई। कोटि कितनी हो गई? 9 हो गई।
चक्रीय समूह होता है। इकाई के मूलों का समूह हमेशा चक्रीय होता है। इकाई के चाहे 2 मूल हो, 3 मूल हो, 4 मूल हो, 10 मूल हो, n मूल हो, इकाई के मूलों से बना समूह हमेशा चक्रीय होता है। इकाई के n वे मूलों से बना गुणात्मक बना समुच्चय गुणात्मक चक्रीय ग्रुप होता है। अब क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा आगे? आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आगे पूछा 9 कोटि के अवयव। 9 कोटि के अवयव, गुरु की कोटि 9 है, ग्रुप की कोटि 9 है, 9 कोटि वाला अवयव मतलब जनक। 9 कोटि किसकी होगी? जनक की। जनक, क्योंकि जनक ही वो अवयव होता है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। तो जनक पूछा है, तो क्वेश्चन ने ये पूछा है, कहने घुमा के पूछ लिया। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि भाई जनकों की संख्या निकालो। मैंने कहा ना देखो सिंपल सवाल, अब यही तो करेगा ना पेपर वाले। पेपर की कमजोरी समझो, बेचारे रोज इतने सवाल कहां से लाते होंगे, रोज सवाल कहां से लाएंगे? वो तो मशीन थोड़ी लगी पड़ी है, सवाल बन के आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, उन्हीं सवालों को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। इतना सा घुमाने से काम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो रटके बैठा है उसको इतना तो पता है कि जनक कैसे निकालते हैं, उसे इतना तो पता है जनक कैसे निकालते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 9 कोटि वाले अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। जबकि बात एक ही है, लेकिन उसे वो डिफरेंस नहीं पता। समझे? उसे वो डिफरेंस नहीं पता। उसे 9 कोटि वाले अवयव और जनक का संबंध नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि जब देखो रट के बैठने में यही तो बस काम कर जाता ना, इतना सा ही काम आप बिखेर देता है, सारा का सारा रटा हुआ पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। जनकों की संख्या उसने पढ़ा हुआ है किसी किताब में या किसी टीचर ने पढ़ा है कि फाइयन होती है, और फाइयन कैसे निकलता है वो निकालना आता है। वो फाइयन लगाता है, निकाल देता है, लेकिन कब निकालता है? जब जनकों की संख्या पूछी होती है। अब क्वेश्चन ने जनकों की संख्या नहीं पूछी, क्वेश्चन ने क्वेश्चन को घुमाया। पहले तो कहा इकाई के 9 मूलों का गुणात्मक समूह बना। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि वो एक चक्रीय समूह होता है। फिर 9 कोटि के अवयव, 9 कोटि, ग्रुप की कोटि 9 है और अवयव की कोटि 9 है, इसका मतलब वो जनक है। तो फिर वो जनक निकाल पाएगा ना। तो यहां पे जनकों की संख्या पूछी गई है, जनकों की संख्या पूछी गई है। तो ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ कितना? 9 है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। तो आपका फाई 9 हो जाएगा। ये 6। ये आपका आंसर हो गया। सही है। चलो अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। ये बड़ा फेमस सवाल आता है कि बार बार पता नहीं कितनी बार मैं लेक्चरों के दौरान बोल चुका हूं कि पहला अक्रम विनिमय ग्रुप, सबसे छोटा अक्रम विनिमय ग्रुप 6 अवयवों वाला होता है। 6 अवयव वाला सबसे छोटा अक्रम विनिमय ग्रुप होता है, 6 कोटि वाला। 6 कोटि से पहले आपको कोई भी अक्रम विनिमय ग्रुप यानी नॉन अबेलियन ग्रुप आपको नहीं मिलता। 6 से पहले आपको कोई भी 6 से पहले मिल ही नहीं सकता। याद होगा आपको, ये बता चुका। क्यों? गौर करके देखो, 6 से पहले एक कोटि वाला तो ऑब्वियसली बात है क्रमविन में ही होगा। 2 कोटि वाला ऑर्डर 2 है, ऑर्डर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब चक्रीय है, चक्रीय मतलब आबेली है। 3 आ जाओ, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 3, 3 अभाज्य संख्या, तो 3 वाला भी चक्रीय होगा, 3 वाला भी चक्रीय होगा। फिर आप 4 पे आएंगे, 4 क्लाइन ग्रुप हो जाएगा जिसकी अलग ही महिमा है, वो भी बैठ जाता है। फिर आप आते हैं 5 वालों पे, 5 फिर अभाज्य है, अभाज्य है तो फिर चक्रीय है, 5 अभाज्य है मतलब चक्रीय बनाएगा, चक्रीय बनाएगा मतलब आबेली होगा। तो वो पांचों तक बुक हो जाते हैं, 1 से लेकर 5 तक बन ही नहीं सकता, कोई अक्रम विनिमय ग्रुप की जगह बसती नहीं है, तो फंस जाता है आगे।
ठीक है ना। अभी वो जो 4 वाला ना कि 4 वाला क्यों नहीं बनता, उसकी एक थ्योरम है, उसको आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि थ्योरम कहती है, थ्योरम मजबूर कर देती है कि कोई भी अगर कोई नंबर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर हो, किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर हो, कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर हो, जहां पी एक अभाज्य संख्या है, कोई भी ग्रुप ना, ये वन साइड थ्योरम नहीं है, ये साइलो थ्योरम का ही साइड इफेक्ट है। जो साइलो थ्योरम है उसका ये काउंटर रिजल्ट है, जो ये कहता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अभाज्य संख्या के स्क्वायर में आता है, ऐसे आता है, पी बराबर अभाज्य संख्या, अगर पी कोई अभाज्य संख्या इस तरीके का ऑर्डर है, तो वह ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। ये ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। तो अगर आप 4 को देखें, जिसका ऑर्डर 4 है, अगर उसको देखें तो 4 यानी 2 की पावर 2, 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, ग्रुप का ऑर्डर अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये अबेलियन होगा। ये साइलो थ्योरम का रिजल्ट है एक। अभी साइलो थ्योरम जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो मैं पहले एक बार वो जो जितना हमने बीएससी वाला पढ़ा है वो कवर कर रहा हूँ, फिर ये जब हो जाएगा तो साइलो थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उस पर सवाल भी करेंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है कि उससे पहले पढ़ लें, वरना सारे मिक्स हो जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एच तथा के किसी आबेली समूह जी के दो अरिक्त उपसमुच्चय हो, एच के जी का उपसमूह हो, तो इनमें से कौन सी बात सत्य है। एच के जी का उपसमूह हो तो इनमें से कौन सी बात सत्य है। एच जी का उपसमूह है, एच के जी का उपसमूह कब होता है, एच के जी का उपसमूह कब होता है। नहीं, ध्यान से याद करिए। जवाब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एच के उपसमूह होने के लिए दो बातें जरूरी होती है। नंबर एक, एच और के जी के उपसमूह हो। नंबर दो, एच के बराबर के एच हो, एच के बराबर के एच हो। ये दो शर्तें जरूरी होती है एच के को उपसमूह बनाने के लिए, याद करो, पढ़ाया हुआ है, थ्योरम पढ़ाई हुई है। अच्छा, आबेली ग्रुप है, ठीक है, आबेली ग्रुप है तो बात हो गई। आबेली ग्रुप दिया हुआ है, सॉरी ये शब्द छूट गया, आबेली ग्रुप दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये बात मिस होगी। आबेली ग्रुप दिया है तो ये ऑटोमेटिकली सही हो गया, क्योंकि अबेलियन दिया है, इसलिए ये बात अपने आप ही ट्रू हो गई। अब बची खाली पहली शर्त, और पहली शर्त जो है वो डी पूरी कर रहा है। देखो एक मामूली सा डिफरेंस जो है वो मरवा देता है इसके अंदर, ये देखो डी हो गया, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है सही हो गया। छोटा सा देखो एक शब्द मिस हुआ, इतने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इतना अटेंटिव रहना पड़ता है ग्रुप थ्योरी के अंदर, इतना ध्यान आपको रखना पड़ता है कि एक शब्द भी, देखो एक शब्द ने कहानी बिगाड़ दी, क्योंकि आबेली था, आबेली था तो एच के बराबर के एच होना ही होना है, तो ये शर्त तो ऑटोमेटिकली पूरी होगी क्योंकि आबेली है। खाली बची पहली शर्त, तो पहली शर्त डी बोल रहा है, पूरी होगी, है ना। तो बहुत ज्यादा एक एक शब्दों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। अगला,
66। इसीलिए कह रहा हूँ ना, इनको दोबारा पढ़ोगे ना 2-3 बार आप, तब इनकी छोटी 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 बातें जो है ना वो टिकेगी दिमाग के अंदर। एच के और एच यूनियन के जी के उचित उपसमूह हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? याद करो, एच यूनियन के जी का उपसमूह हो। यूनियन कब होता है? यूनियन कब होता है? इंटरसेक्शन तो हमेशा होता है। इंटरसेक्शन तो हमेशा होता है। इंटरसेक्शन तो हमेशा उपसमूह होता है, लेकिन यूनियन जो है वो एक स्पेशल केस के अंदर ही उपसमूह होता है। यदि दी जब या तो के का अस्तित्व हट जाए या एच का अस्तित्व हट जाए। एच के का उपसमुच्चय बन जाए या के एच का उपसमुच्चय बन जाए, मतलब दोनों में से कोई एक अपना बलिदान दे दे, तब ही यूनियन जो है वो एक उपसमूह बनता है। ठीक है ना? दोनों में से कोई एक अपना बलिदान दे दे, चाहे तो यूनियन, चाहे तो एच अपना बलिदान दे दे, एच के का उपसमुच्चय हो जाए या के एच का उपसमुच्चय हो जाए, यानी एक तो गायब हो जाए, तभी यूनियन बनता है। अगला, इसमें तो सारे ऑप्शन ही गड़बड़ है। ये पहले आ चुका है वैसे तो, इसमें एक शायद ये नॉट का चिन्ह था। एच अगर जी का उपसमूह है तो निम्न में से कौन सी बात सत्य है? ये आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है वैसे ये रिपीट है ये था कि एच उपसमूह है तो एच का इनवर्स करने पर वही आएगा जो एच है, क्योंकि हर अवयव इनवर्स भी होता है। एच को एच से संक्रिया कराने पर एच ही बनेगा, बाहर जा ही नहीं सकता, है ना? बराबर होगा, इसका मतलब एच एच उपसमुच्चय होगा एच का, तथा एच उपसमुच्चय होगा एच एच का। तो आपका जो असत्य कथन हुआ वो हुआ डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 था क्या? क्वेश्चन नंबर 42 था ये। क्वेश्चन नंबर 42। समूह अंक 12, यानी ग्रुप का अंक जो है वो 12 है। तो जनकों की संख्या बताइए। 12, ग्रुप का ऑर्डर 12 है, समूह अंक मतलब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो इसके जनकों की संख्या बताइए। जनकों की संख्या बताइए। फाइव 12 बराबर 12 गुणा 1/2 4। ठीक है, अगला सवाल।
ए ग्रुप जी में उपसमूह एच की कोटि 3 है, जी में उपसमूह एच की कोटि 3 है, और जी विभाग ग्रुप की कोटि 7 है, तो जी की कोटि कितनी होगी? जी की कोटि कितनी होगी? एच की कोटि 3 है, यानी ऑर्डर ऑफ एच बराबर 3 है। ऑर्डर ऑफ जी निकालना है, जी बटा एच यानी विभाग समुच्चय, विभाग समुच्चय यानी जी बटा एच, जी बटा एच की कोटि 7 है, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि विभाग समुच्चय जी बटा एच की कोटि बराबर होती है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। मान रखने पर इसका मान 7, इसका निकालना है, और इसका हो गया हमारा 4। 4 है या 3 है? 3 है। वज्र गुणा करने पर ऑर्डर ऑफ जी आ गया हमारा 21। जेड प्लस का इनमें से कौन एक जनक है? जेड प्लस का इनमें से कौन एक जनक है? बिल्कुल सही, 1। वैसे जेड के 2 जनक है, ये चक्रीय ग्रुप है और अपरिमित चक्रीय ग्रुप है ना? अपरिमित है, और परमे के अनुसार जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप होते हैं उनके 2 जनक होते हैं, एक एक हो गया और एक -1। 8 तथा 12 कोटि के 2 चक्रीय समूह है, इनके जनकों की संख्या। क्वेश्चन सरल ही आते हैं, ग्रुप थ्योरी में से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, वो मामूली मामूली सी गलती होती है। देखो, पहली बात तो ग्रुप थ्योरी कोई पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग धन्य हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना, और मैं धन्य हूं जो पढ़ा रहा हूं, तो दोनों ही हम धन्य हैं एक तरह से देखें तो। पहली बात तो ग्रुप थ्योरी नॉर्मली जो पढ़ाते हैं ना, वो ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, वो कभी कुछ नहीं बताते, वो ऊपर ऊपर कहते हैं हाँ ये ग्रुप होता है, ये देखो ये संवर्त, ये क्रम विनिमयता, वो चारों पांचों चीजें एक बार में पढ़ा देते हैं। भाई मैं हमेशा मेरे तरीके से देखता हूँ कि मुझे इतना स्लो समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी स्लो समझ में आता होगा। तो मुझे तो एक एक चीज पे बात करना पसंद है, संवर्त क्या होता है, हमने 2-3 लेक्चर तो संवर्त पे खर्च कर दिए थे, और वहां पे संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता पांचों एक साथ आती है, पांचों चीजें एक ही बार में आती है, और एक बार में आके अगली बार आप उप समूह, चक्रीय समूह, और 2 या 3 दिन में तो आप समाकारिता पे पहुंच जाते हो। टीचर तो पहुंच जाता है, बच्चा कभी नहीं पहुंचता, और फिर वो जिंदगी भर उससे डरने लग जाता है।
एक बचपन में मैंने कहावत सुनी थी जिसपे मैं बहुत अमल करता हूँ, कि जिसका नाम था लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। इस चीज को अपने जीवन में डाल लेना, ये बहुत कमाल की चीज है, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए और खुद के लिए। इस चीज को, इस लाइन को ना, इस लाइन को अपने दीवार पे टांग लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। पता है, अगर आप हर किसी से पढ़ेंगे ना, हर किसी से सीखेंगे ना, तो उसकी कीमत आपको कभी ना कभी चुकानी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, आपने कार सीखी और हर किसी से कार, देखो एक तो ये हो सकता था आप 4,000 रुपए बचा के, कोई नहीं पकड़ा आपने कि यार मुझे कार चलानी सिखा दे, वो सिखा देगा, आप सीख लेंगे। लेकिन पता है क्या होगा, उसकी कीमत आपको जिंदगी में कभी ना कभी किसी एक्सीडेंट के तौर पे अच्छी खासी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो 4,000 उस दिन तो बच गए, लेकिन वो कई 4,000 आपको बाद में चुकाने पड़ेंगे शानदार तरीके से। नहीं यकीन होता है तो ट्राई कर लो, आप देख लेना। अधिकतर जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उनका थोड़ा सा इतिहास टंटोलिए। जिनका भी एक्सीडेंट होता है, देखो ड्रिंक करके चला रहा है उसको अलग कर दीजिए, नॉर्मल जो सीधा साधा है उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके रिकॉर्ड को उठा के देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 90% केसेस में आपको कारण ये मिलेगा कि उन लोगों ने गाड़ी या तो खुद से सीखी थी, या फिर किसी को पकड़ लिया, भैया चलानी सिखा दे। अच्छा उसने क्या किया, अब क्या होता है जब गाड़ी, कोई एक्सपर्ट गाड़ी चलाना नहीं सिखाता तो पता वो क्या करता है, वो नियमों को नहीं सिखाता। वो तो कहता है गाड़ी चला, और चला, बस चला, अपने आप सीख जाएगा। वो कभी भी ये नहीं सिखाता कि आपको जब भी मोड़ना हो तो आपको इंडिकेटर देना होता है, इंडिकेटर का ध्यान पहले रखना होता है, 2-3 मिनट पहले ही आपको इंडिकेटर दे देना शुरू कर देना चाहिए, आपको आगे पीछे देखना चाहिए। जब एक्सपर्ट कोई सिखाएगा ना तो पहले वो नियम सिखाएगा। गाड़ी, उसको पता है कि गाड़ी बाद में है, पहले नियम, पहले नियमों का मैं होना जरूरी है। अगर ये नियमों में कमी रह गई तो कभी ना कभी बड़ा नुकसान होगा। जबकि एक जो एक्सपर्ट नहीं है, जो बढ़िया नहीं है, वो क्या करेगा, वो सिखाने पे फोकस करेगा ना कि नियमों पे। अगर नियम भाड़ में जाए, पहले तो तू सीख, सीखना ज्यादा जरूरी है। गाड़ी चला, कैसे भी चला, ठोक दे किसी को, चला, लेकिन तो वो इस तरीके से सिखाएगा। तो वो जो चीज है वो जो ठोक दे, वो ठोकेगा ही। पर जिससे आप सीख रहे हैं फर्क पड़ता है। चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल सिखाता हूँ, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मेरा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, उसको मैं खुद पढ़ाने में ज्यादा फोकस करता हूँ, जबकि ट्यूशन करवाई जा सकती है। पता ट्यूशन वाला क्या करेगा, ट्यूशन वाला उसके होमवर्क को जल्दी से करवाने की कोशिश करेगा, वो जल्दी से होमवर्क कर लेगा, उसका होमवर्क पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी राइटिंग बिगड़ रही है, उसकी राइटिंग बिगड़ रही है। जब मैं करवाऊंगा ना तो मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि होमवर्क चाहे कम हो जाए, लेकिन जो होमवर्क वो कर रहा है वो अच्छे से करे। मैं अच्छे को आगे रखूंगा और होमवर्क को पीछे रखूंगा। जबकि ट्यूशन वाला क्या करेगा, होमवर्क को आगे रखेगा, अच्छे को पीछे रखेगा। इतना सा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिनकी राइटिंग खराब हुई है पूछिए, उनकी राइटिंग क्यों खराब हुई, उनकी राइटिंग इसलिए खराब हुई कि उनका होमवर्क आगे था, अच्छा पीछे था। और जबकि, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो देखने में बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट आगे जाके बहुत बुरा होता है। आप में से बहुत सारे लोग देख लीजिए, मैथ तो आपने बहुत पढ़ी है, 12 साल पढ़ी है, 12 साल पढ़ी है, बीएससी में भी 3 साल पढ़ी है, 15, फिर आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जवाब है कि आपने अच्छों से नहीं पढ़ा। आपने जिनसे पढ़ा उन्होंने सिर्फ फॉर्मेट करे, उत्तर मिलाओ, जल्दी से उत्तर लाओ, जल्दी से उत्तर लाओ, पेपर पास करो, नंबर बनाओ। ऐसी थी ना, ऐसी थी ना, ऐसी टीचरों से पढ़ा, दोबारा पढ़नी पड़ रही है, दोबारा पढ़नी पड़ रही है। ये चक्र कब टूटेगा, जब तक आप किसी बेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप किसी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो कह रहे हो ना, कम चल जाए लेकिन फर्क समझिए, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं अपनी जिंदगी में जो खालिस्तान महसूस मैंने किया ना, वो है कि ये जो एजुकेटेड का मतलब वो नहीं जिनके पास डिग्रियां ज्यादा है, नहीं, जो बेस्ट नहीं है ना अपने फील्ड में, अगर आप उनसे पढ़ोगे ना, इतना गलत सीख जाओगे कि जिंदगी लग जाएगी उसको ठीक करने में, पूरी जिंदगी खर्च हो जाएगी ये ढूंढने में, क्या सही पढ़ा था, क्या गलत, क्या सही, क्या गलत, क्या सही। इतना कचरा कर देंगे वो आपके पूरे एजुकेशन का कि पूछिए मत, ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मतलब मेंटेनेंस क्रिएट कर देंगे, जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाओगे, दिमाग का दिमाग खराब कर देंगे। चलो एक और समझाता हूँ, दूसरा और ले लीजिए। जैसे एक टीचर होता है, वो हमेशा एक बात जानता है कि बच्चे का मोटिवेशन और उसका कॉन्फिडेंस नंबर 1 होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहना चाहिए, उसका मोटिवेशन हमेशा ऊपर रहना चाहिए, सीखने की आदत हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। और गणित, बाकी सब चीजें पीछे है। अगर आप में पढ़ने की ललक जाग गई, पढ़ने की आदत पड़ गई, इच्छा होने लग गई पढ़ की, तो बाकी सब हो जाएगा। लेकिन एक अनएक्सपर्ट क्या करेगा, वो काम पे ज्यादा फोकस करेगा, 50 सवाल निकालो, 100 सवाल निकालो, 200 सवाल निकालो, खूब सवाल निकालो, खूब ये करो।
वो गलत ट्रैक में डाल देगा। इससे क्या होगा, थोड़े दिन में आपको बोरियत आनी शुरू हो जाएगी। आपको जो काम जिंदगी भर करना है उसमें आप बोरियत महसूस करोगे, और जो आदमी बोरियत महसूस करेगा वो लंबा कैसे चल पाएगा, ये बताइए। आज एक बच्चे की पढ़ाई होती है, उसे कितने साल पढ़ना है, 12 साल स्कूल पढ़नी है, 3 साल आगे बीएससी करनी है, अगर वो बीएससी करता है तो 12 3 15, फिर एमएससी करता है तो 17 साल, उसे 17 साल पढ़ना है। अगर उसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस अगर आपने एक बार छीन लिया तो 17 साल उसे गधे की तरह मार मार के चलाना पड़ेगा। और यही हो रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम में। देखो क्या करते हैं, टीचर मारते हैं, खूब मारते हैं और मार मार के पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोटिवेशन, सीखने की इच्छा वो पहले मर चुकी है, अब वो गधा बन चुका है, और गधे को तो फिर मारना ही पड़ता है, तो वो अब वो गधे बना चुके हैं। जो अच्छे खासे बच्चे थे, बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे जिन हमने दिए थे स्कूल को, स्कूल ने उनको गधा बना दिया, और अब गधे की तरह उनको घसीट रहे हैं, मार मार के, मार मार के। और क्या कहते हैं, कल होमवर्क नहीं करके लाया तो मुर्गा बनाऊंगा, कल ये नहीं करके लाओ तो 4 डंडे मारूंगा, 5 डंडे मारूंगा, बाहर खड़ा रखूंगा। ये क्या कर रहे हैं, वो बच्चा थोड़ी रहा है, अब वो गधा हो गया है। तो गधे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, वैसे ट्रीट कर रहे हैं वो लोग। तो समझ रहे किसकी वजह से हुआ ये हुआ उस अनएजुकेटेड टीचर की वजह से, जो एक्सपर्ट नहीं था, जिसे पता नहीं था कि क्या आगे रखना चाहिए था, क्या पीछे, और उसने वो छीन लिया बच्चों से। अब आप कभी भी अपनी जिंदगी में बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो खो चुका है, वो कॉन्फिडेंस खो चुका है, वो मोटिवेशन खो चुका है, वो पढ़ने की इच्छा खो चुका है। अब वो मरा हुआ सा हो गया, पढ़ाई के मामले में वो मरा हुआ है, और सब्जेक्ट्स के नाम से डरता है। ये वाला नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, गणित मुझे नहीं पढ़नी, हिंदी मुझे नहीं पढ़नी, वो सब्जेक्टों से इतना डरा हुआ है कि वो कभी पढ़ाई के आसपास नहीं जा रहा। कारण किस लिए, कि आपने गलत लोगों से अपने बच्चे को पढ़वाया। नहीं पढ़वाते तो आपका बच्चा आज कम से कम अपनी चीजें तो बचा के रख लेता। वो तो एक दिन में पूरी पढ़ाई आप 1 साल में करवा सकते हैं, पूरी पढ़ाई, पूरी पढ़ाई। मैं इसलिए अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है मेरा बच्चा घूमे फिरे मौज करे, 1 साल में सारी गणित करवा दूंगा उसको। 12 क्लास जितनी गणित है ना, 1 साल में करवा दूंगा। मौज करने दे इसको, इसका कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, इसका मोटिवेशन नहीं जाना चाहिए, इसकी पढ़ने की इच्छा नहीं जानी चाहिए। अगर ये बची हुई है ना, 1 साल में 12 क्लास जितना है ना गणित, 1 साल में करवा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखनी है अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए और खुद के लिए, कि गणित क्या है, 1 साल का काम है। 1 साल अपने बच्चे को बिठाइए, खुद से पढ़ाइए, 1 साल में बच्चे को सब कुछ करवा दोगे आप। 12 12 साल की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन प्रॉब्लम है कि उन गलत टीचरों से पढ़वाना बहुत खतरनाक होगा, और देखना कभी इसका नुकसान यही होता है। अच्छा, आगे क्या था इसमें, ये है 8, ये है 12, दो चक्रीय समूह है, इनके जनकों की संख्या, इसके जनक कितने आ जाएंगे। ये 8 वाला है तो 2 की पावर 3। आज आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है ना, लगा बुरा। ग्रुप थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी थी, ग्रुप थ्योरी आज भी पढ़ी है, कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको। ग्रुप थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी है और ग्रुप थ्योरी अब ने आपने मेरे साथ भी पढ़ी है, फर्क नजर आ रहा है दोनों के अंदर। दोनों ही ग्रुप में क्या है, वितारा चंद कह रहा है क्वेश्चन सरल लग रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही थे, ये क्वेश्चन पहले भी ऐसे ही थे। जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब आपने पहले पढ़ी थी, तब भी ये ऐसे ही थे, और आज भी ऐसे ही है। पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। दोनों में क्या फर्क आया, सही तरीके से पढ़ना, सही ढंग से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 8, इसके 4 आ गए, 12, फिर 12 वाले के निकाल लो। चार, तो देखो दोनों के जनक बराबर है, तो समान है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, क्योंकि नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है कि ग्रुप की कोटि बड़ी है तो जनक भी ज्यादा होंगे, ज्यादा बड़ा ग्रुप ज्यादा जनक। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जितना बड़ा ग्रुप उतने ज्यादा जनक, ऐसा नहीं होता। यहाँ गौर करो, 8 के जनक भी वही हैं जो 12 के जनक है, और इनसे भी एक बड़ा होता है जेड, जेड प्लस, ये तो सबसे बड़ा है, इसमें तो अनंत है। इसके जनक कितने हैं, इसके जनक 2 ही है, +1 और -1। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बात को टारगेट करता है, इस समझ को टारगेट करता है। मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये जरूरी पार्ट होता है, ये आप अपने बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखिएगा। गलत टीचर से बिल्कुल भी मत पढ़वाइएगा, वो आपके बच्चे से वो छीन लेंगे जो नेचुरल है,
जो नेचुरल है ना वो आपके बच्चे से छीन लेंगे, फिर आप वो डाल नहीं सकते। आप कॉन्फिडेंस किसी बाजार से नहीं ला सकते। आप बच्चे का मोटिवेशन, पढ़ने की जो इच्छा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो नहीं ला सकते। आप सोचिए, अगर एक टीचर, हमें देखिए, मुझे देखिए, अगर कोई बच्चा क्लास में जब छोटा होता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, बहुत सारे सवाल चलते हैं कि ये कहाँ से आया, तारा कहाँ से आया। पहले 5 क्लास तक बच्चों को इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, ना कि ये सिलेबस है। सिलेबस है, पहली क्लास के बच्चे का सिलेबस, दूसरी क्लास के बच्चे का सिलेबस, और काहे का सिलेबस? पहले इच्छा तो पैदा करो पढ़ने की। बहुत लंबा पढ़ना है इसको, इसको बहुत बहुत लंबा पढ़ना है। पहले इसके अंदर एक इच्छा जागृत कर दो पढ़ने की, क्योंकि जिंदगी भर पढ़ना है इसको। आप चाहे आईएएस बन जाए, चाहे आप डॉक्टर बन जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाए, आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। आज एक सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, अगर देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, चीफ जस्टिस है। क्या लगता होगा वो घर में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता होगा? 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता होगा, ये कि आज कोर्ट में ये फैसला देना है तो उसको पढ़ के जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ रहा है। मोदी जी को देख लो, देश के प्रधानमंत्री है, होमवर्क ही करना पड़ता है। आज उस भाषा में जाके क्या बोलना है, आज उस भाषण में क्या बोलना है, आज किसके साथ मीटिंग करनी है तो उसको क्या बोल रहे हैं। तो ये आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपकी पढ़ाई, आज आप नौकरी लग गए, पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं। उम्र भर पढ़ाई है आपकी, उम्र भर। और पढ़ोगे तो ही आगे रहोगे। लीड वही करेगा जो रीड करेगा, लीड वही करेगा जो रीड करेगा। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर में क्या फर्क होता है? एक डॉक्टर जो पढ़ता है, एक डॉक्टर जो नहीं पढ़ता है, बस। दोनों ही डॉक्टर है, दोनों ही डॉक्टर है, दोनों ही क्लिनिक चला रहे हैं। लेकिन किसका क्लिनिक बढ़िया चलेगा? जो डॉक्टर पढ़ रहा है। और जो डॉक्टर ने पढ़ना बंद कर दिया, उसका क्लिनिक वैसा ही चलेगा। तो चीजों में अंतर कब पैदा होगा? आप सेकंड ग्रेड में लगोगे, एक स्कूल में 2 मैथ्स के टीचर है, कौन सा बढ़िया माना जाएगा? दोनों ही मैथ्स के टीचर है, दोनों ही गवर्नमेंट में। अच्छा कौन सा माना जाएगा? जो पढ़ के आ रहा है। तो सीधी सीधी सब चीजें इसी तरीके से जुड़ी हुई है आपके साथ, कि पढ़ना सीखिए, ना कि कोई आपको पढ़ाए या कोई और करे। बहुत गंदा तरीका एक सिस्टम में डाल दिया और बच्चों का, मैंने कहा, बेड़ा गर्क कर दिया। आज Z8, इसके कितने सह समुच्चय होंगे? नहीं, बिना फॉर्मूला स्पीड नहीं मिलेगी, स्पीड आपको फॉर्मूले से मिलेगी। अगर खाली जनक पूछा है कि जनकों की संख्या पूछी है तो आप सीधा निकालेंगे ना, क्यों माथा पच्ची करेंगे? टाइम का फर्क पड़ेगा। अब इसके अंदर है, बताइए सह समुच्चयों की संख्या कितना होगी? तो ये कितना है? 8 ऑर्डर का। ये 8 ऑर्डर का है। H 2 ऑर्डर का है। तो कितने सह समुच्चय बनेंगे? यानी G/H। सारे सह समुच्चय किस में होते हैं? विभाग समुच्चय में। सारे सह समुच्चय कहाँ होते हैं? विभाग समुच्चय में। तो कितने होंगे? 8/2 यानी 4। 4 बनेंगे। ठीक है ना? क्योंकि क्या पूछ रहा है? सह समुच्चयों की संख्या। और सह समुच्चय किस में होते हैं? G/H में, यानी G/H की संख्या पूछ रहे हैं। सह समुच्चयों की संख्या पूछे या विभाग समुच्चय में अवयवों की संख्या पूछे? विभाग समुच्चय के अंदर सह समुच्चय तो होते हैं। विभाग समुच्चय के अंदर क्या होते हैं? सभी सह समुच्चय। तो सभी सह समुच्चय की संख्या, यानी ऑर्डर ऑफ G/H। अगला, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है? इनमें से गलत कौन सा है? इनमें से गलत कौन सा है? सबके सब सही है, सबके सब सही है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो जवाब है कोई नहीं, सबके सब सही है।
सब के सब सही है, जो गलत है कोई भी नहीं। ठीक है ना, कल करवाए थे ये, याद करो, कल करवाया था सवाल, बस यही सवाल तो घूमते रहेंगे। अभी कल ये था, कल इसमें करवाया था हमने एक ऑप्शन में। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ बी इनवर्स की संक्रिया करवा देंगे, और बी इनवर्स की संक्रिया कराने पर एच आ रहा है, इसका मतलब ए बी इनवर्स एच का अवयव है। यहाँ पे आप दोनों तरफ बी इनवर्स की संक्रिया करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसके अंदर ये भी हमने करवाया हुआ है, एच ए का इनवर्स है, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स एच इनवर्स, और एच इनवर्स बराबर एच हो जाएगा, क्योंकि एच ग्रुप है तो एच इनवर्स बल्कि एच ही होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने यहाँ पे? ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। याद करो, पहले करवाया हुआ है ये, पहले करवाया हुआ है ये। अगला, इसके जनक कौन कौन है? इसके जनक कौन कौन है? ए स्क्वायर ए क्यूब डैश डैश ए की पावर 6 बराबर ई। क्योंकि मेरे जो लाइफ में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि मुझे हर कैसे टीचर मिले। पहले फिर हर किसी टीचर से क्या होता है, पहले आप लर्न करते हैं, फिर जब आपको पता चलता है कि उन्होंने जो पढ़ाया था वो गलत था, फिर आपको अनलर्न करना पड़ता है, फिर रीलर्न करना पड़ता है। तो आपका जो प्रोसेस है, जो 1 साल में खत्म होने वाला था, वो 3 साल पे चला गया। पहले आपने क्या किया, गलत आदमी से सीखा, क्योंकि जो सिखा रहे आप यही मान के चल रहे हैं कि वो सही सिखा रहे। फिर आप में अक्ल आई कि अरे यार इसने तो गलत सिखा दिया, इसको ठीक करो। फिर आपने अनलर्न किया, अब खाली हो गए, जो लिया था वापस छोड़ दिया, अब दोबारा से पढ़ो, फिर रीलर्न किया, दोबारा से पढ़ना शुरू किया। अब देखो आपका प्रोसेस कितना लंबा हो गया, गौर करो आपका प्रोसेस कितना लंबा हो गया। ये मेरे साथ हुआ पहले, क्योंकि उस समय इतनी समझदारी नहीं थी ना। और दूसरी बात, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीज जो होती है ना, ये आपके माँ बाप से आती है। माँ बाप प्यार सबको करते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्यार करने का मतलब है ना, प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि वो समझदार भी है। तो समझदारी और भी चीजों में देखी जाती है, वो निर्णय कैसे लेते हैं, ये चीजें उनको पता है या नहीं पता, है ना। प्रेम को मैं किसी प्रकार से संदेह के घेरे में नहीं ले रहा, वो बेहतर है, और बहुत जी जान से ज्यादा प्यार माँ बाप अपने बच्चे को करते हैं। लेकिन बात जब समझदारी की आती है, तो वहां पे समझदारी ही काम आती है, प्रेम काम नहीं आता। प्रेम की जगह प्रेम काम आता है, और समझदारी की जगह समझदारी काम आती है। तो क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि भाई हमेशा एक बढ़िया टीचर से सिखवाना चाहिए बच्चे को, ना कि हर कोई से। उनको लगता था बच्चे को पढ़वा दो बस, कोई पढ़ाए पढ़वा दो पढ़वा दो, बच्चा पढ़ रहा है बस ठीक है। उनके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती थी, सही तरीका इंपॉर्टेंट नहीं होता था, जिससे हर बच्चे को 3 चक्रों में से गुजरना पड़ता है। आप लोगों की पढ़ाई खराब क्यों हो रही है कि अब आप ये 3 चक्रों से गुजर रहे हैं। अब आपको पहले ये ढूंढना पड़ता है कि आपने क्या गलत पढ़ा है। दिक्कत अब यहाँ आ रही, आप यहाँ अटके पड़े। अब आपको पता ही, कभी कोई पढ़ाता तो आपको पता चलता है यार ये गलत पढ़ लिया था मैंने, ये मुझे गलत पढ़ाया गया था, ये मुझे गलत पढ़ाया गया था। फिर गलत को ठीक कर रहे होते हैं, यहाँ अटके रहते हैं। मेरे हुए काफी साल बर्बाद हुए इस चक्रों में। गलत आदमियों ने गलत पढ़ा दिया, फिर उसको गलत को ठीक करने करने में समय लग गया। 6 है तो देखो, जिनकी कोटि 6 के साथ, जिनकी पावर 6 के साथ महत्तम समावर्त्य 1 देती है, वो है। तो एक तो ए हो ही गया, ठीक है। एक ए स्क्वायर का 6 के साथ नहीं, A3 नहीं, A4 नहीं, A5। ये 2 हो गए, ए और ए की पावर 5। और वैसे प्रतिलोम के हिसाब से भी देख सकते हो। अभी तो जिससे चल रहा है ना उसी से शुरू कर दो, अभी जो चल रहा है ना उसी के साथ शुरू हो जाओ, यहां से ही शुरू कर दो। अभी तो यहाँ से ग्रुप थ्योरी जो चल रही है ना उसको पढ़ लो, फिर अभी नया सीनियर में भी नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, और कॉलेज में भी नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। फिर वो जो नया टॉपिक आए वहां से शुरू कर देना। एक बार इसको पीछे जो हो गया उसको कोई बात नहीं, जाने दो।
वापस जब आएंगे तब इसको देखेंगे। अभी तो जो नया टॉपिक आए उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, ताकि ना तो तुम पीछे रहो ना मैं आगे रहूं, दोनों बराबर में चले। क्योंकि अब मंडे से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, उसमें फलन शुरू हो जाएगा, इसमें फलन कल ही शुरू हो जाएगा। फलन तो फलन अभी तो असमीका चल रहा है, आज असमीका की लास्ट क्लास होगी, कल से फलन स्टार्ट हो जाएगा। तो सीनियर में फलन स्टार्ट हो जाएगा, और अभी ये 2-3 दिन अभी ग्रुप थ्योरी और चलेगी। मंडे से ग्रुप थ्योरी भी नया शुरू हो जाएगा, नया टॉपिक, तब फिर उसके साथ नए टॉपिक में जुड़ जाना। यहाँ पे पूछा कि किसकी जनक कौन है, और जनक की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन जनक होता है। ए की पावर पी जनक है। कब होता है, यदि पी और एन का मैस है एक आए। यहाँ पे एन कितना है, 6। एन का मतलब है ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि कितनी है, 6। तो देखो 6 के साथ किस किस का मैस है, एक आता है। 6 का किस किस के साथ मैस है, एक आता है। तो 6 का मैस है एक के साथ, और 5 के साथ एक आता है। बाकी सबके साथ एक नहीं आता है, तो वो जनक नहीं है। और वैसे भी एक तरीका और है, प्रतिलोम निकाल लो। ए तो जनक है ही, ए का प्रतिलोम यहाँ कौन होगा, ए की पावर 5 होगा। ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम यहाँ होगा ए की पावर 5। न्यू टॉपिक अभी तो सीनियर में तो फंक्शन चलेगा, आप फंक्शन पढ़िए, आप फंक्शन पढ़िए अभी तो। सीनियर में तो फंक्शन चलेगा, और इसमें शुरू कर देते हैं। कोई सा भी एक बीटा गामा ले लेंगे, बीटा गामा स्टार्ट कर लेंगे। बीटा गामा फलन, आप बीटा गामा फलन पढ़ लीजिए। बीटा गामा फलन जो है ना वो पढ़ लो। समस्त पूर्णांकों के योज्य समूह z का एक उचित उपसमूह है। इसका उचित उपसमूह कौन है। हाँ, इसका 200 का टारगेट है, मेरा ग्रुप थ्योरी का 200 का टारगेट है। जैसे ही 200 पूरे हो जाएंगे फिर मंडे से अपन, और मंडे की जगह ट्यूसडे भी हो सकता है, क्योंकि मेन 200 का टारगेट है। 200 पूरे हो जाएंगे उसके बाद शुरू कर देंगे। अब जैसे आज तो फ्राइडे हो गया, आज भी 2 क्लास अगर मैं लेता हूँ तो भी लगभग हो जाएंगे, कल शायद हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि ग्रुप थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते नहीं है, ये बंदे वो हैं जो ज़्यादा टाइम लेते नहीं है। ये देखो, ये 4z है, सही है। ये कौन है, ये 4z है। ये तो ग्रुप है ही नहीं, ये ग्रुप है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है उचित, उचित नहीं है ये। ग्रुप तो है, उपसमूह तो है, परंतु अनुचित है, परंतु अनुचित है। और ये तो ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि ये समवर्ती नहीं है, क्योंकि ये समवर्ती नहीं है। 1 + 1 2 आता है, 2 यहाँ है ही नहीं। ये भी नहीं है, ये भी समवर्ती नहीं है। 1 + 1 2 आता है, तो ये ग्रुप ही नहीं है। अब बच गया आपके पास डी, तो डी आपका आंसर हो गया, ये सही है। ठीक है ना। वो तुच्छ है, क्या नाम रखा है, तुच्छ। हिंदी का नाम है, वैसे तो इंग्लिश में तो ठीक है। इंग्लिश में तो बोलते तो ऐसा लगता है ट्राइबल, ट्राइबल ग्रुप है। यहाँ वापस आ जाओ, बता दो कौन सी बात सही है। एच जो है वो जी का एक उपसमूह है, तथा ए बिलोंग्स टू जी है। तो भाई कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात सत्य है। बढ़िया, कमाल, अच्छी बात पूछिए, मजा आएगा, करो, बताओ कौन सी बात सही है। हम्म,
ध्यान से दिमाग लगाओ, जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी ना करो भाई, जल्दबाजी ना करो। सुनीता जल्दबाजी नहीं। यार एक, या तो आप लोग है ना वो लेक्चर वापस नहीं देखते हो, आप बेईमानी कर रहे हो, है ना। मतलब मारवाड़ी में बोला रूंगशी कर रहे हो, भयंकर रूंगशी कर रहे हो थे। वीडियो पाछा कौन देखो, अब बात पक्की है। हाँ हाँ, थे तकड़ी रूंगशी कर रहे हो, है ना। थे वीडियो पाछा कौन देखो थे, एक बार मतलब देख लियो जी टाइम लाइव चल है, बी टाइम देख कर बाहर निकल जाओ। बस एक बार में समझ में आ गया जब तो ठीक है, नहीं तो पाछो क्या ना देखना है। वहां चीख चीख के ये बात कही है, ये उन वीडियो में चीख चीख के ये बात कही है। ये वाली बात, एक बात बताओ, बताया था, बार बार बताया था, HA HB बराबर HAB होता है, ये कब सत्य है? पहली बात तो ये बताओ, ये सत्य कब है? या हमेशा ही सत्य है? क्या ये हमेशा सत्य है? वंशी मतलब बेईमानी। हाँ, ये शर्त तब लगती है जब एच खाली उपसमूह नहीं पर सामान्य उपसमूह होता है, तब ये बात काम करती है। क्या यहाँ पे पर सामान्य उपसमूह है? जवाब है नहीं, तो बात तो पहले यहीं खत्म हो गई। पर सामान्य नहीं है तो ये बात लागू होगी नहीं। दूसरी, अगर मान लीजिए पर सामान्य होता तो भी HA बराबर HAA बनता, तब भी HAA बनता, तब भी HAA बनता, यानी HA स्क्वायर बनता, तब भी ये नहीं बनता। तो बी तो किसी भी हाल में सही नहीं है। पर सामान्य दिया ही नहीं है, पहली बात तो वहीं गलत हो गया ये। दो दो सहसमुच्चय वापस एक सहसमुच्चय बनाते हैं, ये केवल तभी होता है जब पर सामान्य होता है। दो सहसमुच्चय वापस से एक सहसमुच्चय बनाते हैं, ये बात केवल तभी होती है जब H एक पर सामान्य उपसमूह होता है। याद करो, थ्योरम भी थी और हमने बताया भी था, मैंने पर सामान्य उपसमूह की खास बातें बताई थी कि क्यों पर सामान्य उपसमूह को हम काउंट करते हैं, क्यों पर सामान्य G/H में हम पर सामान्य क्यों ले रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है हमारी कि हमें H पर सामान्य लेना पड़ रहा है। तो उसकी जो खास बात थी वो यही थी कि एक तो ये दाएं बाएं का डिफरेंस नहीं करता, दाएं बाएं का डिफरेंस ये नहीं करता एक। दूसरी बात थी कि दो सह समुच्चय वापस एक सह समुच्चय बनेंगे, इसकी गारंटी सिर्फ पर सामान्य उपसमूह देता है। सिर्फ पर सामान्य उपसमूह ही हमें इस बात की गारंटी देता है कि अगर दो सह समुच्चय लेते हो और उनकी संक्रिया कराते हो तो वापस सह समुच्चय बनेगा। इस बात की गारंटी केवल तभी तक है जब H पर सामान्य उपसमूह है। तो फिर बी सही कैसे हुआ? तो जवाब है सिर्फ ए सही है, और ए पर कोई भी हो ए पे लग जाएगा, क्योंकि ए जो है वो नॉर्मल नियम है। ए जो है वो एकदम सामान्य नियम से आया है। A B 1 बराबर B 1 A 1। ये जो वो वीडियो है ना, उन वीडियो का भी अभी तक आपने जो पढ़ा है वो 100% है, और जो ग्रहण किया है वो सिर्फ 10% है। जो अभी तक हमारी क्लासेस हो चुकी है, उन क्लासेस में आपने जो पढ़ा है वो तो 100% है, लेकिन जो समझा है वो सिर्फ 10% है, 90% बाकी है ना। पढ़ाई को समझने में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये बात अगर है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं है। आपने ये नहीं समझा कि पर सामान्य उपसमूह क्यों बना रहे हैं। आगे किसी परिमित समूह जी, इसीलिए कहता हूं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो पढ़ाई समझदारी में कन्वर्ट होती जाएगी। जल्दी, इसका क्या आएगा? सूचकांक, इंडेक्स। इंडेक्स किसे कहते हैं?
इंडेक्स होता है हमारा G/H। विभाग समुच्चय में अवयवों की संख्या इंडेक्स कहलाती है। विभाग समुच्चय में अवयवों की संख्या जी की कोटि का, ये तो ऐसे ठीक नहीं लगा यार, जी की कोटि पूरा लिखना चाहिए था, अधूरा है ये। जी की कोटि का एच का भाजक, एच का भाज्य के बजाय भागफल, पूरा लिखना चाहिए था, गलत है ये वैसे तो, है ना, वैसे गलत है, पूरा कहना चाहिए था जी की कोटि का भाजक। जी की कोटि का भाजक तो कहीं भी हो सकता है, भाजक तो कहीं भी हो सकता है। मान लो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 12 है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 12 है। अब 12 है तो इसका मतलब ये थोड़ी सूचकांक 2 हो गया, सूचकांक 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। ऑर्डर ऑफ एच, अगर ऑर्डर ऑफ एच 3 है तो फिर अपना सूचकांक बना 4, है ना। तो थोड़ा सा ये अधूरा है, डाउटफुल है ना। तो उसको कह तो सकते हैं कि ए सही है, लेकिन मामला फंसने वाला है, अस्पष्टता है इसके अंदर, अस्पष्टता है। कुछ नहीं होता, आप जब दोबारा जाते हैं ना, आपको किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोर्स को दोबारा पढ़ते हैं तो अगली बार जब जाते हैं ना, तो जो चीजें देखी हुई होती है ना, उन पे ध्यान जाता ही नहीं है। ध्यान हमेशा उन पे जाता है जो नहीं देखी हुई है, जो नहीं समझ में आई है। कभी देखिए, जब आप रिविजन करते हैं, जब आप रिविजन करते हैं तो जो चीजें आपको पहले से आती है उन पे ध्यान नहीं जाता, ध्यान उन पे जाता है जो आपको नहीं आती है। तो रिविजन इसीलिए करते हैं आप लोग, रिविजन आप इसीलिए करते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या नहीं आता। क्योंकि जो आ रहा होता है वो आप कहते हैं हाँ ये आ रहा है, ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, तो आप कहाँ रुकते हैं? आप वहां रुकते हैं जहां नहीं आता है, या जहां ग्रे एरिया है, जहां डाउट है, वहां आपका रुकता है। तो यही होता है रिवीजन में। जब सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे, चीजों को दोबारा पढ़ेंगे, तो जो जो आपको आती होगी वहां वहां से तो आप डायरेक्ट निकल जाएंगे, लेकिन जो नहीं आती होगी वहां रुक जाओगे, वहां रुक के उसको देखोगे, ठीक करोगे, बस ऐसे ही करना होता है। हाँ, जब दोबारा पढ़ते हैं गौर करो, आप अपने खुद का ही सिस्टम है आपका। याद करिए, जब भी आप स्कूल में या कॉलेज में जब रिवीजन करते थे पेपर के टाइम पे, क्या पढ़ते थे आप? तो जो आपको आता था वो तो आप ठीक है आता है, जो नहीं आता था वही पढ़ते थे, जो नहीं आता था वो पढ़ते थे। तो दोबारा जाते अपने आप पता चल जाता है क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता। जो मुझे आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है वो पढ़ना है, वो क्लियर हो जाता है। जी की कोटि 13 है तो जी क्या होगा? ये अभाज्य हो गया, देखो 13 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, और जो चक्रीय होता है वो अबेलियन होता है, इसलिए सी सही होगा। इसलिए आपका आंसर सी सही होगा, सी सही होगा। क्योंकि जो 13 का होगा अभाज्य होगा, और अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, और चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है ना। इससे ये जुड़ गया और सी आंसर आ गया। अगला, ये गलत, ये तो गलत सही है यार। 2 और 7 से जनित उपसमूह, ये देखो, क्लासेस का टाइम कोई भी कर लो, किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी पक्की है। आप सुबह क्लास लोगे तो कोई ये कहेगा कि सुबह मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे घर का काम रहता है, खाना बनाना रहता है। आप शाम को बोलोगे तो लोग बोलेंगे शाम को हमारा डेटा खत्म हो जाता है, डेटा नहीं बचता। दोपहर में आप बोलोगे तो आपको हम स्कूल में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, वहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो कोई टाइम आप किसी से पूछ के बता दो, कोई एक, सारे बच्चे एक टाइम पे एग्री हो जाए। तो इसलिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता, इसलिए वही होता है जो पढ़ाने वाला अपने हिसाब से तय करता है, बस वही टाइम सही होता है। अगर आप एक एक बच्चे से पूछें तो ट्राई कर लो।
एक एक बच्चे से अगर पूछ के आप टाइम सेट करें तो टाइम सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कहे चलो सुबह सेट हो गया, मान लीजिए 100% बच्चों ने कह दिया सुबह हो जाए, तो सुबह में भी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। कोई कहेगा 7 बजे, कोई कहेगा 8 बजे, कोई कहेगा 8:30, कोई कहेगा 9 बजे, कोई कहेगा 6 बजे, कोई कहेगा 5 बजे, तो वो शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो कई टाइम नहीं है, बार बार हम टाइम नहीं बदल सकते, फिक्स टाइम पड़ा है वो पड़ा रहने दीजिए, और पिछले 1 साल से यही चल रहा है, तो ना बदलें तो ज़्यादा ठीक है। और वैसे भी अब, हाँ, हमारी 3 क्लासेस होती है, एक सुबह, एक दोपहर में, और एक शाम को, ये 3 क्लासेस हमारी चलती हैं। हमने अब यही डिसाइड कर रखा है कि भाई कोई लाइव ले सके तो लाइव लो, नहीं तो रिकॉर्डेड ले लो, है ना। सबके लिए लाइव पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो आप उसके हिसाब से ले लो। 2 7, 2 और 7 से जनित, देखो 2 से जनित तो हो जाएगा 2Z, है ना, 2Z हो गया। 7 से जनित हो गया 7Z, 2Z और 7Z। 2Z 2 से जनित कैसे हुआ? 2Z का मतलब हुआ 2 से बनाया हुआ, तो जनक 2 है, तो आप 2 से बनाएंगे तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 6 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, है ना। 2 से जब जनित करोगे तो आपका ये बन जाएगा, ये आपका 2 से जनित हो जाएगा, और 7 से जनित वाला वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने ढंग से नहीं पूछा, मामला जमा नहीं कि क्या पूछ रहे हैं। ये 7 से जनित हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 तथा 7 से जनित, 2 से जनित ये रहा, 7 से जनित ये रहा। अब कहना क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, है ना। तो मामला यहाँ पे, या तो ये कहते 2 × 7 से जनित तो 14 हो जाता, तो एग्जैक्टली अस्पष्टता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अस्पष्टता है। इसकी भावनाएं समझ में नहीं आ रही, इसके भाव क्या है। हाँ, ये हो सकता है, शाबाश, अनिल सही कह रहे हैं, अनिल कह रहे हैं इंटरसेक्शन हो सकता है। हाँ, ये बात ठीक है, ये जमी, सर्वनिष्ठ पूछ सकता है, तब ये बात सही है कि 2Z का और 7Z का, शाबाश अनिल, तब 2Z और 7Z का जो होगा वो 14Z होगा, क्योंकि फिर वो गुणा जा जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाँ, बिल्कुल रीना, शाबाश रीना, शाबाश अनिल, एकदम सही। इंटरसेक्शन पूछेगा तो ये सही है, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है शायद वो सर्वनिष्ठ वर्ड जो है वो बीच में से खा गया, इस वजह से हो गया। अब ठीक है, 2Z और 7Z का कॉमन निकालोगे तो 14Z आ जाएगा, ये सही है ना। तो अस्पष्टता दूर करने के लिए सर्वनिष्ठ ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। अगला, यहाँ गुणन 5 है, x5 नहीं है, ये गुणन 5 है। इसके जनक बताओ, इसके जनक कौन कौन है, गुणन 5 के जनक कौन कौन है। इसके जनक कौन कौन से, ये क्वेश्चन आया भी था शायद, इस बार आया था, या सेकंड ग्रेड में एक आया था ऐसा ही क्वेश्चन। जनक पूछे थे, जनक तो बड़े पसंद है, आरपीएससी हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, जनक बहुत पसंद है। जनकों की संख्या, कौन कौन जनक है, कितने जनक है, इसमें से कौन जनक है। गुणन 5 है, गुणन 5 क्या होता है, गुणन 5 क्या होता है। गुणन 5 होता है गुणा करके 5 का भाग देके जितना शेष फैलाए उतना लिखना है। 5 से पहले गुणा करनी है, नॉर्मल गुणा जो होती है वो करनी है, नॉर्मल गुणा करके 5 का भाग देना है, फिर जो बचे वो लिखना है।
शेषफल जो आए वो लिखना है। क्या 2 ये काम कर सकता है? ट्राई कर लेते हैं, पहले 2 को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 2 देखो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 तो तत्समक है और तत्समक जनक हो नहीं सकता, तो 1 तो रेस से बाहर आ गया। 1 तो रेस से बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि 1 तत्समक है और तत्समक जनक नहीं होता। तो ये तो रेस से बाहर आ गया। 2 को ट्राई करें, 2 की पावर 1 में ये खुद 2 आ गया, ठीक है। और वैसे ऑर्डर निकाले ना, ऑर्डर निकालें, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो जिसका ऑर्डर 4 होगा वही जनक हो गया। तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 आएगा, 2 की पावर 4 करने पर 16 आएगा, 16 में 5 का भाग लग के 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल 2 की कोटि 4 है, इसका मतलब 2 जनक है, 2 जनक है। 2 की कोटि 4 है, जो कि ग्रुप की कोटि है, यानी 4 जनक हो गया। फिर 3 को ट्राई करें, 3 पे 1 पावर करने पर 3, 3 पे 2 पावर करने पर 4, 3 पे 3 पावर करने पर टोटल आ जाएगा 27 और भाग लग के 2 आएगा, और 3 पे 4 पावर करने पे 81 आएगा, 81 का 1 आ जाएगा। तो 3 की कोटि भी 4 होगी, वैसे ही ये प्रतिलोम भी है, ये हो गया, यानी ये जनक और ये जनक। अब 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की पावर 2 करने पर ही 1 आ जाएगा, तो 4 की कोटि 2 है, 4 की कोटि 2 है, जो कि ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं है, यानी ये जनक नहीं है, ये जनक नहीं है। तो जनक सिर्फ 2 और 3 है। इस बार ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दे दिया इसका, बिना ये कंफ्यूज किए हुए कि गुणन 5। आज गुणन 5 ने ज्यादा परेशान नहीं किया आपको, है ना? कल वाली डांट का फर्क आज पड़ गया, है ना? फर्क पड़ता है ना, डांट का फर्क पड़ता है। जब आप डांटते हैं तो फर्क तो पड़ता है, असर तो करती है। आज गजेंद्र ने भी गलती नहीं की। आज गजेंद्र ने भी गलती नहीं की। आज गजेंद्र ने पहले आंसर दिया और सही दिया, है ना? डांट काम तो करती है ना? दोनों चीजें काम करती है, मोटिवेशन भी काम करता है, डांट भी काम करती है। मात्रा सही होनी चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए, मात्रा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस। मोटिवेशन और डांट, खाली मोटिवेशन से काम नहीं चल सकता, करवा के दिखा दो। खाली मोटिवेशन से काम, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, खाली मोटिवेशन से अच्छा नहीं बना सकते। गलत जगह पे डांटना भी होगा, उसी समय डांटना होगा, और सही जगह पे मोटिवेशन भी करना होगा। तो बराबर मात्राएं जो है ना, वो सही समय पे सही खुराक देनी पड़ती है। वो कम ज्यादा हो जाए तो मामला बिगड़ जाता है। चलो आ जाओ इसके ऊपर। 81। प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है या नहीं होता? प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है या नहीं होता? जवाब है नहीं होता। गलत बात। हर आबेली ग्रुप चक्रीय नहीं होता। आबेली समूह का प्रत्येक उप समूह विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब पर सामान्य। क्या आबेली ग्रुप का प्रत्येक उप समूह पर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है? जवाब भी होता है। ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो आंसर हो गया आपका टी। और एस यहाँ कौन है यार? अच्छा, इसका नाम टी कौन है? एस, इसका मतलब ये टी है फिर। एस गलत है, टी सत्य है, सी हो गया। अगला, अगर एच जी का पर सामान्य उपसमूह मतलब नॉर्मल हो, एच नॉर्मल है जी का, तो इनमें से कौन सी बात सत्य है? थ्योरम है ये, कौन सी बात सत्य है?
बिल्कुल बिल्कुल, दो बातें सत्य है, ए भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अगर मैं दोनों तरफ जी से संक्रिया करवा दूं, और फिर साचर्यता लगा दूं, जो कि ग्रुप में होती है, वही लगा रहा हूं जो है, जी एच बराबर एच जी, तो ये दोनों बातें सत्य है, ए और एच। अगला, एच और के जी के पर सामान्य उपसमूह है। एच और जी पर सामान्य उपसमूह, याद करो जब पर सामान्य उपसमूह होता है तो आपको एच इंटरसेक्शन के, ये तो बनता ही बनता है, इसमें तो कोई दो डाउट ही नहीं, यूनियन तो काट दो, यूनियन तो काट ही दो, यूनियन तो काट दो। प्रिया 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 प्रिया, यूनियन नहीं होता, यूनियन उपसमूह नहीं होता, यूनियन उपसमूह नहीं होता, इंटरसेक्शन हमेशा होता है। ये अगर नॉर्मल उपसमूह है तो भी, अगर नॉर्मल नहीं है तो भी, दोनों ही केस में इंटरसेक्शन हमेशा उपसमूह बनाता है। इंटरसेक्शन सदैव 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 उपसमूह बनाता है, चाहे केस कोई सा भी हो। एच के जो है, इस बार जब पर सामान्य उपसमूह होते हैं तो एच के बराबर के एच अपने आप ही बराबर हो जाता है, एच के बराबर के एच अपने आप ही बराबर हो जाता है। क्यों? मैंने पहले ही कहा था पर सामान्य है, पर सामान्य में बायां सह समुच्चय और दायां सह समुच्चय एक ही होता है, तो एच के बराबर के एच हो ही जाता है। तो इस केस में सिर्फ एच और के अगर पर सामान्य उपसमूह है तो एच इंटरसेक्शन के और एच के दोनों ही पर सामान्य उपसमूह होंगे। थ्योरम याद करो, अगर जी जो है, ये जो एच के है, ये सिर्फ उपग्रुप होते हैं, सिर्फ उपग्रुप होते हैं, तो इन्हें एक बात और प्रूफ करनी पड़ती कि एच के बराबर के एच है। लेकिन पर सामान्य उपसमूह है, इसलिए एच के बराबर के एच हो ही गया, क्योंकि दायां और बायां सह समुच्चय एक ही काम करते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो भी हो गया। तो एच इंटरसेक्शन के और एच के पर सामान्य उपसमूह हो गए। हाँ, थ्योरम पे अभी आज शायद आपको थ्योरम, जितनी भी थ्योरम थी ना, उसका एक पीडीएफ प्रिंट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। सारी थ्योरम आप बार बार देखते रहना। सारी थ्योरम जो मैंने यहाँ पे करवाई है ना आपको, उसकी पीडीएफ जो है वो आपको भेज दूंगा, या अपलोड भी कर दूंगा साथ में, तब देखते रहना। क्लास का टाइम सुबह 8:30 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4:30 बजे, अगर 3 क्लास होती है तो। 2 क्लास होती है तो 8:30, 12, बस 2 ही क्लास। शाम वाली क्लास जब कभी शेड्यूल करते हैं। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप भी चक्रीय होता है, हाँ या ना? अगर कोई ग्रुप चक्रीय है तो उसका विभाग ग्रुप भी चक्रीय होगा या नहीं होगा? एक खास बात और थी, जवाब है हाँ। दो खास बात और थी, है ना? ये जेनेटिक है, दो चीजें जेनेटिक है, एक चक्रीय था, एक और था, एक चक्रीय था। अगर जी चक्रीय है तो जी बटा एच भी चक्रीय होगा। एक और था, एक और था, हाँ। क्या था एक और? एक और कौन सी प्रॉपर्टी है जो बनी रहती है? एक और कौन सी प्रॉपर्टी है जो बनी रहती है, इधर से उधर बनी रहती है? जी में ऐसा होगा तो जी बटा एच में भी ऐसा होगा, अबेलियन, बिल्कुल। अबेलियन और चक्रीय, ये दो प्रॉपर्टियां बनी रहती है। अगर जी अबेलियन है तो जी बटा एच भी अबेलियन होगा। जी अगर साइक्लिक है तो जी बटा एच भी साइक्लिक होगा।
अगला परमे, परमे है। कौन सी परमे है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर H और K पर सामान्य उपसमूह हो तथा तथा एक शर्त ये थी कि H इंटरसेक्शन K में केवल E कॉमन हो, तो बिना क्रम विनिमेयता होने के बावजूद भी ये क्रम विनिमेयता दर्शाते हैं। एक अवयव H से लेना होगा, एक अवयव K से लेना होगा। ऐसा केवल तब होगा जब ये होगा। ये बात हमने कही थी कि अगर H G का पर सामान्य उपसमूह है, K G का पर सामान्य उपसमूह है और H इंटरसेक्शन K में सिर्फ E कॉमन है, अगर ये सब हुआ, ये तीनों बातें हुई, तो आप हमेशा H के बराबर होगा कि H, जहां H H का अवयव होगा और K का अवयव। बिना क्रम विनिमेयता के भी क्रम विनिमेयता नजर आएगी, बिना क्रम विनिमेयता के भी क्रम विनिमेयता नजर आएगी। क्रम विनिमेयता न होने के बावजूद भी क्रम विनिमेयता नजर आएगी अगर ऐसा हुआ तो, है ना। बिन बादल बारिश होगी। अगला, आबेली समूह का प्रत्येक विभाग समूह होता है। ये फिर से वही थ्योरम आ गई, अभी बात की थी। आबेली समूह का प्रत्येक विभाग समूह होता है। आबेली प्रत्येक विभाग समूह होता है आबेली। अगर ग्रुप आबेली है तो उसका विभाग समूह भी होता है आबेली। चक्रीय है तो विभाग समूह भी चक्रीय होता है। अगला, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह होता है। अगर किसी समूह की कोटि प्राइम ऑर्डर हो, एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह होता है। ए और डी, बिल्कुल ए और डी दोनों होंगे। जवाब है ए और डी दोनों होंगे, क्योंकि जो चक्रीय होगा वो आबेली भी होगा, जो चक्रीय होगा वो आबेली भी होगा। हाँ, आबेली होगा तो चक्रीय होगा जरूरी नहीं है, लेकिन चक्रीय है तो आबेली होगा ही होगा, इसलिए ए और डी दोनों सही है। अभाज्य कोटि का समूह चक्रीय होता है और हर चक्रीय समूह आबेली होता है, तो फिर वो आबेली भी हो गया, तो आंसर ए और डी दोनों होंगे। अगला, जी एक परिमित समूह है तथा एन जो है वो जी का पर सामान्य उपसमूह है, तो ऑर्डर ऑफ जी बटा एन किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ जी बटा एन किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ जी बटा एन बराबर होगा ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन। ये पर में है, ये पर में थी, याद करो, ये पर में है।
याद करो। परमे थी। ग्रुप थ्योरी में अगर आप वैसे अपने, अगर आपको परमे याद नहीं है, आपको तथ्य याद नहीं है, और आप अपने अंदाजे से तुक्का मारेंगे ना, वो गलत जाएगा। ग्रुप थ्योरी में तुक्के काम नहीं करेंगे, ये याद रखिए, ग्रुप थ्योरी में तुक्के काम नहीं करेंगे। यहाँ पे तुक्के बिल्कुल, वैसे गणित में काम करते भी नहीं है, और ग्रुप थ्योरी में तो बड़े स्पेशल हो जाते हैं कि तुक्के काम नहीं करते। बिल्कुल याद होगा। ये थ्योरम बताई थी तब कहा था ये बड़ी स्पेशल थ्योरम है। जब ये थ्योरम पढ़ाई थी तब एक स्पेशली कमेंट मैंने कहा था कि ये थ्योरम बड़ी कमाल की थ्योरम है, और ये पेपर में इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ा विचित्र संयोग बनता है इसके अंदर कि एन जो है वो जी का नॉर्मल समूह है। एन जी का नॉर्मल समूह है, तो आपका जो एच इंटरसेक्शन एन होता है, जबकि एच यहाँ पे कोई खास समूह नहीं है, केवल उपसमूह है। केवल उपसमूह होने के बावजूद भी एच इंटरसेक्शन एन जो है वो एच का पर सामान्य उपसमूह होता है, और साथ ही साथ जी का भी होगा, साथ ही साथ एन का भी होगा, ये तीनों का होगा। तो जवाब है एच और जी। नहीं पता है तो छोड़ दो, हाँ ये बात ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ तुक्के चलेंगे नहीं, क्योंकि बनाने वाले को पता है कि तुक्का मारेगा मारेगा तो वो गलत तरीके से बनाएगा। पहली बात तो देखो, एच इंटरसेक्शन एन में कौन से अवयव आएंगे? एच इंटरसेक्शन एन में कौन से अवयव आएंगे? वही तो अवयव आएंगे जो एन के अवयव है। अब जब एन, एन जो है वो जी का नॉर्मल है, जब एन जो है वो जी का नॉर्मल है, तो एच इंटरसेक्शन एन किसके अंदर आएगा? गौर करो चित्र वाइज, ये आपका जी है, एन नॉर्मल है, ये एन है। एच इंटरसेक्शन एन कहाँ आएगा? यही तो होगा। अगर एन जी का नॉर्मल समूह है तो एच इंटरसेक्शन एन, क्योंकि उसमें वही अवयव होंगे एन के। नहीं, थ्योरम देखिए, जहां मैंने पढ़ाया था किताब में एच के लिए लिखा हुआ है, किताब में एच के लिए लिखा हुआ है, लेकिन जहां मैंने पढ़ाया है, जहां मैंने पढ़ाया है वहां मैंने तीनों का बताया है। जहां मैंने पढ़ाया है वहां पे, जहां थ्योरम को एक्सप्लेन किया है मैंने, वहां पे देखो वहां तीनों का बताया मैंने। जहां मैंने थ्योरम को एक्सप्लेन किया है वहां तीनों का बताया। देखो शायद ये रहा। ये देखो ये रहा। ये देखो याद है, एच इंटरसेक्शन एन, ये देखो एच इंटरसेक्शन एन, एच का भी है, एन का भी है, जी का भी है, याद है। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ा है, समझा नहीं है, इसीलिए बार बार देखना होता है। देखो ये याद करो, ये रहा, और डायग्राम बना के समझाया था इस थ्योरम को, है ना।
नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को कि देखो ये ऐसे होता है। ये z है और ये 3z है। इसके जो सह समुच्चय बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? बुक में है, लेकिन क्लास 21 नंबर की क्लास है जिसमें मैंने पढ़ाया था। अभी आपको वीडियो दिखा भी दिया था कि कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आप ये कह दो नहीं सर आपने नहीं बताया था। किताब में नहीं लिखा हुआ था वो अलग बात थी, लेकिन मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि ये सबके होंगे, ये सबके होंगे, ये मैंने बताया था। जी जो है वो z प्लस है, h जो है वो 3z प्लस है, तो g बटा h में कौन कौन होगा? तो 3z में ये 3 का गुणज चल रहा है, तो 3 सह समुच्चय बनने हैं, 3 सह समुच्चय बनने हैं। तो यहाँ 3 बनेंगे, h प्लस 1 h प्लस 2, क्योंकि ये 3z है, 3z का मतलब 3 के गुणज, है ना? वैसे ये h है इसका नाम। इसमें एक तो h प्लस 1 करोगे, 1 4 7 10 -2 -5 ये आ जाएगा। और फिर h प्लस 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 8 और 11 -1 -4, और उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बस ये 3 ही बनेंगे, h प्लस 1 और h प्लस 2। बाद में यही रिपीट करना शुरू कर देंगे बाद में, क्योंकि 3 के बाद में जैसे 3 जोड़ोगे ये ऊपर वाला वापस आ जाएगा। 4 पे ये आ जाएगा, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे एक, 9 पे ये, वापस ही घूमने। ये सवाल इस बार पेपर में भी आया था, ये इस बार पेपर में आया था सवाल। ठीक है ना? चलो आगे। ऐसे तो देखो बहुत सारा कंटेंट है, तो ऑनलाइन है, कम से कम एक सोचो, ऑनलाइन है तो कंटेंट पढ़ा तो है, ऑनलाइन में है तो कंटेंट पढ़ा तो है। ऑफलाइन में, जब आप ऑफलाइन में होते थे तो आज से 10 दिन पहले या 2 दिन पहले या कल ही किसी ने कुछ कहा टीचर ने, तो क्या याद रहता था कि क्या कहा था? सोचो, एटलीस्ट हमारे पास आज डिजिटल एसेट्स तो है, कम से कम वो कंटेंट पढ़ा तो है, कब क्या कहा था, कैसे समझाया था। आज आपको दिक्कत ये है कि क्या कहाँ का था वो मिलने में दिक्कत आएगी, लेकिन कम से कम मिल तो रहा है, कम से कम आपको वो चीज मिल तो रही है कि हाँ ठीक है कहाँ कहा था वो ढूंढना है, लेकिन पढ़ा तो है, कब कब क्या क्या कहा था ये पढ़ा तो है। ऑफलाइन में, ऑफलाइन में 6 महीने में क्या क्या कहा था, कहाँ मिलता है वो? सोच के देखो, मतलब शिकायत थोड़ी सी चेंज कर लो, सोच के देखो। ऑफलाइन में जब आप लोग पढ़ते थे, आपकी मोटी मोटी उम्र ऑफलाइन में ही गई हुई है पढ़ाई की, तो वहां याद करो 6 महीने या 12 महीने जो टीचर पढ़ाता था उसने क्या पढ़ाया था, उसका कोई रिकॉर्ड था आपके पास? मिलना ढूंढना तो दूर की बात है। आज एटलीस्ट ढूंढने की तो दिक्कत है कि भाई कौन से लेक्चर में कहा था, ये ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पढ़ा तो है, कहाँ क्या कहा था। तो हम कम से कम इतनी बेहतर जगह तो आ गए कि कंटेंट पढ़ा तो है ना? नहीं तो उस समय सोचो, उस समय तो किसने क्या कह दिया वो गया। आज आप टीचर को रात को 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब आपका मन करे आप वीडियो चला के देख सकते हो कि क्या कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था, क्या समझाया था।
हूबहू जैसे समझाया था वही चीज दोबारा देख सकते हो। लेकिन क्या ये ऑफलाइन में होता था? लेकिन वही है, हम उससे जितना चीजें इंप्रूव होती है हम उतना ज्यादा और आलसी हो जाते हैं। अब वीडियो हमारे पास पड़े हैं तो अब सोचते हैं पड़े हैं ना, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और कभी देख लेंगे, कभी टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। अब हम और आलसी हो गए, उल्टा चलने लग गया चक्कर। इसकी कोटि कितनी होगी? 3। ये भी की है, 3 बनेंगे अब, है ना? अब ज्यादा आलसी हो गए। जी आपका Z है, H आपका 3Z है। काट मत देना भाई, इनको काट मत देना, लिख तो रहा हूं। Z/3Z। Z/3Z का मतलब है, Z आपका ग्रुप है, 3Z उसका उप समूह है, और दोनों का विभाग समूह। दोनों के विभाग समूह में 3 बनेंगे। एक तो खुद 3Z बनेगा, एक 3Z+1 बनेगा, और एक 3Z+2 बनेगा। 3Z+1, 3Z+2। हाँ, अब लगता है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होती जा रही है ज्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही है। मतलब जितनी सुविधाएं मिल रही है, सुविधाएं कमजोर कर रही है। पहले, है ना, पहले क्लास, अब घर पे रह के भी क्लास लेने में दिक्कत आती है। पहले घर से तैयार होके निकल के, बैग लेके, टिफिन विफिन लेके, कई दूर यात्रा करके, बस में चढ़ के कोचिंग करने चले जाते थे और वापस भी आते थे। इतना सब कुछ कर लेते थे एक कोचिंग जाने के लिए। आज घर में बैठ के भी, रजाई में बैठ के भी क्लास लेने में दिक्कत आ रही है। सोचो कि मतलब ये हमारे कौन सा स्तर पाएगा हमारे आलस का, भगवान जाने। क्योंकि जितनी सुविधाएं मिलती है उतना हम और ज्यादा ढीले होते जाते हैं, और ज्यादा सुस्त होते जाते हैं। याद करो ऑफलाइन में, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे याद है कई बच्चे ऐसे हुआ करते थे, जो मतलब मैं चूरू में था, तो कई ऐसे थे लाडनू से आते थे। लाडनू से आने का मतलब है वो 4 घंटे ट्रेन में यात्रा करके आते थे। 4 घंटे वो ट्रेन से आते थे, फिर 1 डेढ़ घंटा मेरी क्लास होती थी वो लेते थे, और फिर वापस 4 घंटे जाते थे ट्रेन में। वापस 4 घंटे, एमएससी के स्टूडेंट जो हुआ करते थे, वो 4 घंटे लाडनू से चूरू आते थे ट्रेन में। फिर 1 डेढ़ घंटे की जो मेरी क्लास होती थी वो लेते थे, फिर वापस 4 घंटे जाते थे। बताइए, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास लेने के लिए आया करते थे वो लोग। इतना। अब घर बैठ के भी क्लास लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, जिसकी और सुविधाएं मिली है तो उससे बेहतर होना चाहिए हमें, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। मैं सोचता था, मैं हमेशा उस बच्चे की बात भी करता था, मैंने कहा देखो, मतलब अब वो वहां से आता था क्योंकि वहां पे कोई कोचिंग नहीं थी और नहीं थी, तो फिर वो वहां से करने के लिए वहां आता था। तो मुझे कहता 4 घंटे आता है, 4 घंटे जाता है, 8 घंटे ले, फिर 1 डेढ़ घंटे की जो क्लास होती है वो लेता है। सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास जो है वो लेने की आता था। मैंने कहा देख, इतना भी लोग करते थे, और बहुत से थे ऐसे। कोई रतनगढ़ से आते थे, कोई रतनगढ़ के आगे से आते थे, बहुत दूर दूर से, कम से कम 100-100 किलोमीटर तक की यात्राएं लोग कर रहे थे। लेकिन वो चाहते थे और डेली आते थे और डेली क्लास लेके चले जाते थे। और आज ये लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ले लेंगे, पढ़ी है ना, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, 2 दिन बाद साथ में देख लेंगे। हाँ, वो कविता कहती है मैं भी आती थी रतनगढ़ से। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, सोचने की बात है। मैं सोचता हूँ कि देख कैसे दुनिया चलती है, कैसे बदल गई है दुनिया। अब तो घर बैठे क्लास लेने में ही दिक्कत आती है। चलो मिलते हैं आपसे, फाइनली ये डन हो गया। आज का 91 हमने कवर कर लिए। शाम वाली क्लास में हम लगभग 120 तक पहुंच जाएंगे, और फिर कल 2 क्लासें और लेके कोशिश करेंगे कि 200 डन कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा।